धन्यवाद। साथियों, आप सभी के लिए एग्जामपुर लेकर आया है यूपीएसआई 2020-21 एग्जाम के लिए 14 बुक्स का कॉम्बो सेट, जिसमें आपको मिलेंगी सामान्य हिंदी, गणित, भारतीय इतिहास, मूल विधि, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, रसायन विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योग्राफी और यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। ये सभी बुक्स आपको मिलेंगी मात्र 1499 में। तो आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9873111552 पर कॉल या व्हाट्सएप करें 8448116245 पर। कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूं। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। सो चलिए आज के सेशन की बात कर लेते हैं। आप लोगों को 2-3 दिन पहले से ही मैं अलर्ट करते हुए आ रही हूँ कि दिसंबर में ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके एग्जाम की, या तो आपके ग्रुप डी की या फिर आपके एनटीपीसी की। सो फाइनली वही चीज़ें हुई और आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल ही गई है। अब बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। एक रिविजन सेशन रखेंगे कोर्स 28 दिसंबर से ही आप लोग का एग्जाम जो है अनाउंस हो गया है। तो आज अभी हमारा 2 दिसंबर है, तो मैं आप लोग को लास्ट टाइम से बहुत सेशन करा चुकी हूँ, आपको टॉपिक वाइज पढ़ा चुकी हूँ और हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। सो मेनली एक रिवीजन क्लास और साथ ही साथ में नवंबर तक के जो कि आप लोग के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके बनने हैं स्टैटिक जीके के, उन सभी को इंक्लूड करके मैं सेशन को आगे कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज थोड़ी सी ज़्यादा क्लास आप लोग की चलाई गई हैं। भाई 2 साल का वेट किया है, तो ऐसे थोड़ी ना आप चीज़ों को जाने देंगे, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस आप लोग के लिए चलाई गई हैं, जिस वजह से टाइम को मैनेज करने के चक्कर में क्लास की टाइम की जो कि ड्यूरेशन है वह थोड़ी सी कम हो गई है। बट इस ओके, हम लोग वही चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी से कवर करेंगे। एंड कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठना, जो चीज़ें आपको आती हैं उसको स्किप एंड जो नहीं आती हैं उसको नोट कीजिए। हो सकता है शायद आप लोग लाइव क्लास ना कर पाओ मेरी, बट ऑफलाइन कर लेना, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम में लग जाएगा कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने की थी। सो चलिए करें हम लोग शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में आंसर कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाल ही में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में आग लग गई थी। अभी हाल ही में कुछ महीने अभी पहले की ही बात है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि है, इसके अंदर क्या लग गई थी? आग लगी थी, जिसके चलते यह काफी न्यूज में रहा था। तो आप लोग को बताना है कि यह कहां पर है। ठीक है, यह कहां पर है, तो यह कहां पर है, यह आप लोगों को बताना है आंसर करके। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो जब 2014 में टाइगर्स की गणना की गई थी, ठीक है, टाइगर की सेंसस की जब गणना की गई थी, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो कि टाइगर थे, सबसे ज्यादा जो कि यहाँ पे टाइगर थे, वह कहां पर थे? वह आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ही थे। ठीक है, उस टाइम पे भी ये काफी न्यूज में रहा। और अगर हम 2018 में जो कि टाइगर की यहाँ पर काउंटिंग की गई है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो कि टाइगर हैं वह इस बार मध्य प्रदेश में हैं, जो कि कितने हैं? 526। वैसे तो हमारे भारत में टोटल टाइगर्स की जो संख्या है वह 2967 है। ठीक है, टाइगर्स की संख्या, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आ गया है और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। खैर चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टाइगर रिजर्व बांदीपुर की बात करते हैं तो यह कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? हमारा जो कि राज्य है कर्नाटक, ठीक है, जिसे कि आईटी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या है? यह बांदीपुर टाइगर रिजर्व बना हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो आप जानते ही है क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? इसकी राजधानी है और बेंगलुरु में ही इसरो का क्या है? मुख्यालय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इसरो का मुख्यालय बना हुआ है। मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक की जो कि कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ पर है, जिसकी स्थापना 1969, ठीक है, 15 अगस्त 1969 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। और के शिवान रेड्डी क्या है? यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चेयर हैं। सॉरी, के शिवान रेड्डी नहीं, के शिवान।
के शिवान जो है क्या है, वह यहाँ पर अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में इसरो के। इसके साथ ही कर्नाटक के, कभी कभी आप लोगों से गवर्नर और सीएम के बारे में पूछ लिया जाता है। सो कर्नाटक के अगर हम गवर्नर मतलब कि राज्यपाल की बात करते हैं तो वह वजुभाई वाला है, और अगर हम यहाँ के सीएम की बात करते हैं तो बीएस येदियुरप्पा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक की। ठीक है, बिल्कुल इसको सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, चलिए, और सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है आपका बेंगलुरु को। चलिए, तो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं देन नेक्स्ट अपना कि पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। कुछ वर्ड्स जो कि आपके न्यूज में हैं या टेक्निकल चीजों से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई स्कीम है, तो उनकी आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जाती है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको दे दी जाएगी। जैसे कि ये तो खैर काफी आसान है, PSLV। ठीक है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी सैटेलाइट है तो उसको GSLV के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है ना, इस तरह से। तो हम लोग बात करते हैं ये आपकी जो कि चीज़ें हैं वह एक तो है SLV, ठीक है, एक है ASLV और एक आपका PSLV, देन नेक्स्ट है आपका GSLV। ठीक है, क्या है GSLV। चलिए, सबसे पहले PSLV की बात कर लेते हैं। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या है इसकी फुल फॉर्म है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद सबसे पहली बार जो डेवलप किया गया था वह SLV को किया गया था, मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को किया गया था। फिर आता है आपका ASLV। ASLV में सिर्फ याद रखिएगा A4 हो गया ऑग्यूमेंट, क्या होगा A4 होगा यहाँ पे ऑग्यूमेंट। बाकी SLV की फुल फॉर्म सेम रहेगी जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। ठीक है, क्या रहेगी आपकी SLV की फुल फॉर्म बिल्कुल सिमिलर रहेगी जो कि यहाँ पे आप लोग को दी गई है। बाकी यहाँ पे A वर्ड से आपका ऑग्यूमेंट जो कि है यह है फुल फॉर्म आपकी बनेगी। GSLV की बात कर लेते हैं तो SLV की तो फुल फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगी। जियो इट मीन्स जियो सिंक्रोनस। ठीक है, क्या है जियो सिंक्रोनस। ठीक है, क्या है जियो सिंक्रोनस जो है इसकी क्या होगी यहाँ पे फुल फॉर्म होगी। क्लियर है, चलिए हम लोग कर ही चुके हैं। देन नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं आगे कि द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वेयर इज इट हेडक्वार्टर। विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, यह है न्यूज में रहा है काफी अभी हाल ही में। तो संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता जो कि एक शाखा है ना, किसकी शाखा है, संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है। चलिए, आज थोड़ी सा कुछ नेटवर्क मतलब नेट दिक्कत कर रहा है और थोड़ा मतलब ऊपर की साइड से ही दिक्कत आ रखी है, तो मे भी शायद बीच में कभी आज कुछ बफरिंग हो सकती है, तो क्लास में बने रहिएगा। चलिए, तो खैर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में, पीस मतलब कि शांति पुरस्कार के बारे में बात कर रहे थे, जो कि इस बार किसको दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, रोम में है। आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, रोम में है। इसके साथ ही याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोग याद करते हैं कि यह स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इनमें से 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं स्वीडन में, और सिर्फ एक जो कि पीस मतलब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यह कहाँ पर, यह नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, बल्कि नॉर्वे की जो कि राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहां पर दिया जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह नॉर्वे में दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे रोम की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और रोम की बात की जाए तो इटली, ठीक है, रोम की बात की जाए तो रोम जो कि है वह इटली नदी के किनारे पर है। आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो, आप लोग इसको याद रख सकते हो, देखिए भाई, अगर हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो हमारा रोम रोम एक्टिव रहता है, वो बोलते हैं ना मेरे रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं, तो बस वही चीज रोम रोम, अपने रोम रोम को एक्टिव रखने के लिए हमें खाने की जरूरत होगी। बस इस तरह से आप लोग इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो रोम। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस की अगर बात की जाए, विश्व अगर खाद्य दिवस की बात की जाए,
ठीक है, विश्व अगर खाद्य दिवस की बात की जाए तो यह आपका कब मनाया जाता है, यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे जो कि मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? हाँ, याद रख सकते हैं। चलिए खैर आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक तरफ आप लोगों को मिनिस्ट्री दी गई है, मतलब कि मंत्रालय दिए गए हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को मंत्रियों के नाम दिए गए हैं। तो आप लोगों को इसमें देखना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं कर रहा, कौन सा यहाँ पर सही तरह से मेल नहीं खा रहा, यह आप लोगों को देखना है। चलिए बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, मतलब कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की बात करते हैं। सो महेंद्र नाथ पांडे, इसको कौन संभाल रहे हैं, महेंद्र नाथ पांडे संभाल रहे हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात करते हैं तो कौन, स्मृति ईरानी संभाल रही हैं, है ना। और स्मृति ईरानी ने ही हमारे भारत में कॉटन को, है ना, जिसे कि अब हम लोग कस्तूरी के नाम से जानेंगे, तो हमारे देश की कॉटन के लिए एक लोगो भी जारी किया है, किसने, स्मृति ईरानी ने ही। ठीक है, एंड स्मृति ईरानी कहाँ से है, अमेठी से है, सांसद हैं, इन्होंने राहुल को हराया था। तो ये भी बिल्कुल सही आप लोग को दिया गया है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सो इसको कौन संभाल रहे हैं, इसको थावर चंद गहलोत ही संभाल रहे हैं, ये भी सही दिया गया है। देन नेक्स्ट आप लोग को फोर्थ पॉइंट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको कौन संभाल रहा है, इसको सुब्रमण्यम जयशंकर नहीं संभाल रहे। कॉज सुब्रमण्यम जयशंकर को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन दिया गया है, मतलब कि विदेशी मंत्रालय जो कि है, विदेश मंत्रालय जो कि है वह सुब्रमण्यम जयशंकर संभाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अगर बात की जाए तो कौन संभाल रहे हैं इसको, पीयूष गोयल, कौन, पीयूष गोयल इसे संभाल रहे हैं। इसके साथ ही आप लोग जानते होंगे पीयूष गोयल के बारे में कि यह हमारे रेलवे मिनिस्टर के रूप में भी जाने जाते हैं, यह रेलवे, है ना, रेलवे मंत्रालय जो है उसे भी संभाल रहे हैं। और अभी हाल ही में रामविलास पासवान, है ना, फिर हाल ही में रामविलास पासवान जो कि हैं उनकी डेथ हुई है, जो कि संभाल रहे थे क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कि मिनिस्ट्री है उसको संभाल रहे थे। ठीक है, लेकिन उनकी डेथ के बाद यह जो मिनिस्ट्री है इसका भी एडिशनल चार्ज पीयूष गोयल को ही दे दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो संभाल रहे हैं वह कौन संभाल रहे हैं, तो इसका अतिरिक्त भार भी पीयूष गोयल ही संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन अब हम लोग। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक आपका रैंकिंग से रिलेटेड कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या थी। इसके साथ ही अभी आईपीएल मैच हुए हैं और आईपीएल मैच से 100% बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में, चाहे आपका एनटीपीसी का हो या फिर अभी अप्रैल में जो कि आपके ग्रुप डी का एग्जाम होगा वो हो। तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग गूगल पर डाल करके सर्च कर लीजिएगा कि आईपीएल मैच बाय सोनम मैम, तो जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं 35 के अप्रोक्स में क्वेश्चंस मैंने क्लास के अंदर कराए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, तो उनको कवर कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक है 89। ठीक है, आउट ऑफ 181 कंट्रीज में, आउट ऑफ 181 कंट्रीज में हमारे भारत की जो कि रैंक आई है वह 89 रैंक आई है कि जो कि डिजास्टर जो कि है, मतलब कि अचानक से जो कि आपदाएं आ जाती हैं उनसे लड़ने के लिए हमारा भारत कितना तैयार है। तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारे भारत की पोजीशन कितनी आती है, यहाँ पे 89 आती है, मतलब पुअरली जो कि है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम फर्स्ट पर बात करते हैं कि फर्स्ट पर बात करते हैं कि कौन सा देश जो कि है इसमें फर्स्ट पर आपका है, तो यह है आपका वांतुआ। ठीक है, कौन सा है, वांतुआ जो कि देश है यह आपका फर्स्ट पर है, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन का एक देश है। इसके साथ ही अगर हम साउथ एशिया कंट्रीज की बात करते हैं तब हमारा भारत 4th नंबर पर आता है, कॉज इसमें
फर्स्ट नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम साउथ एशिया वाले जो कि देश हैं उनमें भारत की स्थिति को देखें तो हमारा भारत चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, खैर हम लोग यहाँ पे इसके देश की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो कि इफेक्ट होते हैं, है ना, डिजास्टर से, वह है जो कि हम लोगों ने अभी किया है वांतुआ देश के बारे में। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर दर्शाया गया है साउथ पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या है, यहाँ पर इसकी पोजीशन है। चलिए खैर आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं द नेक्स्ट कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। ये रेलवे के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि रेलवे पूछते हैं कि सीईओ कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अपॉइंटमेंट से पूछते हैं। ये उनके कुछ पसंदीदा सेशन में से एक है। चलिए यहाँ पे सभी के नाम जो है वह बहुत अहम हैं, तो उनके नाम के साथ में हम लोग ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। अगर हम टिम कुक की बात करते हैं तो टिम कुक को जाना जाता है कि यह एप्पल जो कि कंपनी है के सीईओ है। ठीक है, टिम कुक को किस लिए जाना जाता है, इनको जाना जाता है कि यह एप्पल कंपनी के क्या है, सीईओ हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कि आप लोग को बी ऑप्शन में दिया गया है जेफ्री प्रेस्टन जोर्गेनसन। ठीक है, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं मतलब कि जेफ बेजोस। ठीक है, ये जो कि नाम दिया गया है यह है आपको जेफ बेजोस का पूरा नाम दिया गया है, जो कि क्या है, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में यह टॉप पर आए हैं और यह अमेज़न कंपनी के क्या है, मालिक हैं, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। देन उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन का जो कि आंसर होगा वह क्या होगा, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, क्या आंसर होगा, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, विश्व में इकलौते एक ऐसे इंसान हैं जिनकी मम्मी उनको बोलती है कि बेटा तू फेसबुक चला, जितना हो सके तो फेसबुक चला। ठीक है, तो मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, आंसर क्या होगा, मार्क जुकरबर्ग हैं जो कि फेसबुक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। फेसबुक के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वह कहां पर है, कैलिफोर्निया में है। कहां पर है, कैलिफोर्निया में इसका क्या है, मुख्यालय है, किसका, फेसबुक का। इसके साथ ही अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, कॉज अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुई थी। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 4 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी लास्ट में आप लोगों को एक नाम दिया गया है, जॉन कॉम। क्या नाम दिया गया है, जॉन कॉम। जॉन कॉम की बात करते हैं तो इन्हें व्हाट्सएप के सीईओ एंड को फाउंडर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, इनको को फाउंडर एंड सीईओ के रूप में जाना जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चारों पॉइंट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें। चलिए, बिल्कुल मार्क जुकरबर्ग ने दूसरों के घर बिगाड़ दिए लेकिन अपना घर बना रखा है फेसबुक के बलबूते पर ही। चलिए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डैश। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं जिसमें कि आपको लिम्नोलॉजी के बारे में दिया गया है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं, लिम्नोलॉजी की बात करते हैं, लिम्नोलॉजी की बात करते हैं तो यह आपका इनलैंड के बारे में जो कि आपका स्टडी की जाती है उसको यहाँ पर कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पे हर्पिटोलॉजी की बात करते हैं तो हर्पिटोलॉजी होता है आपका एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियन जैसे कि मेंढक है ना, और रेप्टाइल्स जैसे कि सांप है, तो इनके बारे में जो कि स्टडी की जाती है उसको हर्पिटोलॉजी कहा जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मलेकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मलेकोलॉजी को मोलस्का की स्टडी के बारे, मोलस्का की स्टडी के बारे में। ठीक है, मोलस्का की स्टडी के बारे में क्या जाना जाता है, यहाँ पे जाना जाता है आपका मलेकोलॉजी। देन क्वेश्चन का जो कि आप लोगों का आंसर होगा वह क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो कि है यह क्या है आपका, यह है आपकी स्टडी ऑफ बर्ड्स है। इसके साथ में ही याद रखिएगा कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है, यह है
सलीम अली को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? सलीम अली को जाना जाता है भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में। और सलीम अली के नाम पर नेशनल पार्क भी है ना, सलीम अली के नाम पर नेशनल पार्क भी है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और सलीम अली के नाम पर ही बर्ड सेंचुरी भी है। क्या है? बर्ड सेंचुरी। ठीक है, कभी कभी आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर भी दे दिया जाता है। तो अगर इसकी बात की जाए, यह कहाँ पर है? यह गोवा में है, बल्कि गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर है। इसके साथ ही एक चीज और आप लोगों से पूछी जाती है ना, एक चीज और आप लोगों से पूछी जाती है इनके नाम पर कि सलीम अली, ठीक है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, इस सेंटर के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाता है, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तीनों ही चीजों के बारे में याद रखिएगा। अगर नेशनल पार्क आप लोगों से पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर, अगर आप लोगों से सलीम अली बर्ड सेंचुरी या फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में पूछा जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाए, तो आप लोग गोवा आंसर करेंगे। और अगर आप लोगों से किसके बारे में? ऑर्निथोलॉजी सेंटर के बारे में पूछा जाए, तो आप लोग तमिलनाडु आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन करें। सलीम की गली में जाने का वक्त अब नहीं रहा है। ठीक है, ये अनारकली और सलीम की गली में फिर कभी घूम करके आना, फिलहाल एग्जाम सेंटर के चक्कर लगाने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ग्रेट सॉल्ट झील कहां पर स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील जो है यह कहां पर स्थित है? अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो हमारे नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड आपके जो कि पड़ेगा पश्चिमी की साइड में। ठीक है, पश्चिमी इट मीन्स आपका वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की साइड में जो कि सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? ग्रेट सॉल्ट झील है। कौन सी है? ग्रेट सॉल्ट झील है। और सॉल्ट से आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसी है, यह खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। एंड वर्ल्ड में 8वें नंबर पर यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। और आप लोग इसका गलत आंसर कर रहे हैं, कॉज इसका जो आंसर है वह यूएसए होगा। क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, क्या आंसर होगा? अमेरिका होगा। और अभी यहाँ पर हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जिन्हें की लगभग 7 मिलियन बल्कि 7.5 मिलियन के अप्रोक्स में इनको वोट मिली है। ठीक है, 7.5 मिलियन के आसपास में इनको वोट मिली है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम क्या है? जोए बिडेन। क्या नाम है? जोए बिडेन। ठीक है, अच्छा यह बताइए कि यह अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? यह अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं वह सबसे पहले क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। ठीक है, जोए बिडेन बिल्कुल सही है। जोए बिडेन कौन से नंबर के हैं ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल सही, कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के हैं। 45 नंबर के जो कि राष्ट्रपति थे वह डोनाल्ड ट्रंप थे। एंड 44 मतलब कि 44वें नंबर के जो थे वह बराक ओबामा थे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट अपना बताएंगे कि दी हिमालयन माउंटेरियन है ना इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहां पर स्थित है? इसकी लोकेशन आप लोगों को बतानी है। दी हिमालयन माउंटेरियन इंस्टीट्यूट यह कहां पर है? इसकी अगर बात की जाए तो हमारे जो कि प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके द्वारा इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, क्या की गई थी? इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। और कहां पर है? यह आपका दार्जिलिंग। कहां पर है? दार्जिलिंग में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कहां पर है? दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग से ही हमें एक पॉइंट याद आता है कि दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग चाय हमारे भारत का सबसे पहला प्रोडक्ट है।
हमारे भारत का सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे कि 2004 से 5 के बीच में जीआई टैग दिया गया था। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 350 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन सबसे पहली बार जीआई टैग जिसे दिया गया था वह क्या था? वह दार्जिलिंग की चाय थी। और अभी हाल ही में दार्जिलिंग की ग्रीन टी एंड वाइट टी, ठीक है, दार्जिलिंग की ग्रीन टी एंड वाइट टी को भी क्या दिया गया है? वाइट टी को भी क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं आपके स्टैटिक के जो कि अक्सर आप लोगों के रिपीट होते हैं, तो इनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द लीडिंग लेडी इन द फिल्म मिशन मंगल that tells the dramatic true story of the woman behind India's first mission to Mars। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म मिशन मंगल की बात करते हैं तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो मॉम मिशन के बारे में, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है ना, जिसे कि 2013 में लॉन्च किया था और इसने 2014 तक काम किया था, ठीक है, हमारे भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर ही मंगलयान जो कि फिल्म है यह बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कैरेक्टर के बारे में आप लोग को बताया गया है कि मिशन मंगल में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन के पीछे महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी बताती हैं। यह कौन थी? इस फिल्म की अगर बात की जाए तो ना तो इसमें दीपिका पादुकोण थी, ना ही इसमें करीना कपूर थी और ना ही इसमें काजोल थी। इसमें अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें विद्या बालन थी, बल्कि इनसे भी अलग जैसे कि तापसी पन्नू है, सोनाक्षी सिन्हा है एंड कीर्ति एक एक्ट्रेस हैं, तो इन सभी ने इसमें परफॉर्म किया था। और खैर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसके कैरेक्टर के बारे में आप लोगों से पूछा गया है यह कौन है? विद्या बालन है, ठीक है, कौन है? विद्या बालन है। इसके साथ ही याद रखिएगा इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर हैं, ठीक है, इस फिल्म के जो कि डायरेक्टर हैं वह कौन है? वह है जगन शक्ति। कौन है? जगन शक्ति। और इसके जो कि प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर जो कि फंडिंग करते हैं, ठीक है, इसके जो कि प्रोड्यूसर थे वह अक्षय कुमार थे। कौन थे? अक्षय कुमार, ठीक है, इसके जो कि प्रोड्यूसर थे वह कौन थे? अक्षय कुमार थे। एंड अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की है। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में एज अ राकेश धवन के रूप में, ठीक है, अक्षय कुमार ने इस फिल्म में एज अ राकेश धवन के रूप में एक्टिंग की है। किसके रूप में? एज अ राकेश धवन के रूप में, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोग को यहाँ पे फिल्म की स्टोरी बता रही हूँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है रेलवे का मैं उसके अकॉर्डिंग ही चीजें बता रही हूँ। इवन ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया है ना, ये एसएससी में पूछा गया है अभी हाल ही में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था। सो आप लोगों के भी पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके आसपास घूमते हुए जो पॉइंट है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट अपना, एक तरफ आप लोगों को इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, कुछ इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, इस तरह से चीजें हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को उनकी लोकेशन दी गई है कि किस राज्य में वह हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं तो क्या यह मध्य प्रदेश में है? बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में है। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो क्या यह उत्तर प्रदेश में है? ये भी बिल्कुल आपको सही दिया गया है। देन बात करते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। सो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए यह राजस्थान में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ना कि राजस्थान में है। तो यहाँ पर सही तरह से जो कि मेल नहीं खा रहा वह कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा है? सी ऑप्शन है। बाकी आपको डी ऑप्शन में जो कि यहाँ पे दिया गया है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, यह आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है चीजें, ठीक है। इंग्लिश में आपको बिल्कुल सही दिया गया था। चलिए द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ठीक है, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर जो कि स्थित है वह किस राज्य में है?
यह आप लोगों को बताना है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। इन राज्यों की कभी कभी आप लोगों से भाषाएं पूछ ली जाती हैं, इतना आप लोग आंसर कीजिएगा। इनकी जरा भाषाएं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। केरल की हम बात करते हैं तो मलयालम भाषा बोली जाती है। और कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं सो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, इनकी भाषा एक बार देख लीजिएगा। सो बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। आंसर जो कि है हमारा क्या होगा? केरल राज्य। ठीक है, क्या होगा? केरल राज्य बिल्कुल सही आंसर है। केरल राज्य में क्या है? सबरीमाला मंदिर है। ठीक है, कौन सा है? सबरीमाला मंदिर है। एक आप लोगों से पूछा जाता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, श्री पद्मनाभन स्वामी मंदिर के बारे में पूछा जाता है, वह भी कहां पर है? केरल में ही है। और केरल में ही भारत की सबसे लंबी सबसे लंबी झील है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील की अगर बात की जाए जो कि लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, यह कहां पर है? यह आपकी है वेम्बनाद। ठीक है, कौन सी है? वेम्बनाद झील है। और यह कहां पर है? यह कर्नाटक में है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, अक्सर रिपीट होता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, ओणम फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल जो कि है यह आपका मनाया जाता है, भगवान विष्णु जी के अवतार की इसमें पूजा की जाती है। और एक तरह से जैसे कि हम लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं ना, हम लोग खैर उसमें रात में दीपक जलाते हैं, पटखारे छुटाते हैं, लेकिन रात वाली चीजें ना होकर के जो कि दिन में नए नए कपड़े पहनना, रंगोलियां बनाना, नई नई डिश बनाना, इस तरह से चीजें इस फेस्टिवल के दौरान होती हैं। भगवान विष्णु जी के अवतार की इसमें पूजा होती है और फसल की कटाई के उपलक्ष्य में ही यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और ओणम त्योहार के दौरान ही इसमें नौका दौड़ का आयोजन होता है। क्या होता है? नौका दौड़ का आयोजन होता है, जिसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। क्या दी जाती है? नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। अच्छा, मुझे नेहरू ट्रॉफी से एक और पॉइंट याद आया। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, और एक क्या होता है? एक होता है नेहरू कप। क्या होता है? नेहरू कप। दोनों में ही काफी कंफ्यूज आप लोग होते हैं, तो नेहरू ट्रॉफी के बारे में याद रखिएगा, यह है आपका नौका दौड़। ठीक है, नौका दौड़ मतलब कि बोट रेस से संबंधित है। किससे? बोट रेस से यह आपका रिलेटेड है। और अगर हम नेहरू कप की बात करते हैं तो यह आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, भारत में ही आयोजन होता है दोनों का ही। यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? आपका फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर है चीजें सभी आपको? अगर आप डेली लाइव क्लास ना कर पाओ ना तो ऑफलाइन कर लेना। ठीक है, लेकिन क्लास कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोर्स अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बातचीत करो। ठीक है, हालचाल पूछो, सलीम की गली कहाँ है ये पूछो, ये टाइम नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का टाइम है। सोशल मीडिया से बिल्कुल एकदम डिस्टेंस बना लो अपनी, और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, जिस एग्जाम के आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं उसको ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, पूरा 100% दीजिए। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। आपको पछतावा नहीं होना चाहिए कि शायद मैं थोड़ा सा और कर लेता तो शायद टॉप पर आ जाता, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने पास किया है, मैं रैंक नहीं ले पाया, तो वो एक जो कि पछतावे वाली चीज़ है ना, वो मत छोड़ना। पूरी कोशिश करो अपनी तरफ से, जहां से जो भी समझ में आता है, ठीक है, जहां से भी, लेकिन पढ़ो। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को लिस्ट दी गई है। एक तरफ आप लोगों को हमारे कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को कुछ फेमस जो कि टूरिज्म के पर्पज से, ठीक है, पर्यटन के संबंध में काफी फेमस है, जहां पे कि टूरिस्ट जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन जगह के नाम आप लोगों को दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोगों को मैचिंग करनी है। ठीक है, चलिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में कीलांग जो कि जगह है, यह कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ओली, है ना। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या है? ओली। देन कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो
चिकमंगलूर। क्या है? चिकमंगलूर। और चिकमंगलूर को जीआई टैग भी दिया गया था। चिकमंगलूर की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड चिकमंगलूर को की कॉफ़ी जो है उसको जीआई टैग दिया गया था कर्नाटक राज्य के लिए। देन नेक्स्ट हम लोग तमिलनाडु की बात करते हैं तो ऊटी। ऊटी, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो कि हैं उनकी खेती होती है, जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे फ्लावर्स को देखने के लिए ही टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, पर्यटन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऊटी वैसे भी नॉर्मली बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा, ये अक्सर रिपीट भी होता है। ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन की बात करें हमारा थर्ड आंसर होगा, बी ऑप्शन की बात करें हमारा फर्स्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन की बात करें हमारा फोर्थ होगा और डी ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड होगा। ठीक है, 3142 क्या है आप लोगों का बिल्कुल सही कोड है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सही कोड है, बिल्कुल सही बात। सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह सब अनइंस्टॉल कर दो और बस पढ़ो, पढ़ाई की चीजें। अब चारों तरफ से पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए। आगे करेंगे, कगली महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? कगली महोत्सव का संबंध बताइएगा किस राज्य से है। फेस्टिवल के बारे में तो अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। फेस्टिवल से ही मुझे एक फेस्टिवल का नाम याद आया, अंबुबाची। अंबुबाची, अंबुबाची महोत्सव जो कि एक ऐतिहासिक महोत्सव है, एक ऐतिहासिक फेस्टिवल है, मतलब ये बहुत समय से यह आयोजित किया जा रहा है। और यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यह कामाख्या मंदिर में। कहाँ पर? कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या मंदिर है असम राज्य में। ठीक है, एंड 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया। जिसका रीजन क्या था? जिसका रीजन था कोविड-19। क्या रीजन था? कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज 2019, यह क्या था? इसका रीजन था, जिस वजह से यह महोत्सव नहीं हो पाया था। तो इसके बारे में भी याद रखना। खैर चलिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कगली महोत्सव के बारे में। तो यह कहाँ पर आपका होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में होता है, जहां पर जयराम ठाकुर जो है, क्या है? जयराम ठाकुर यहाँ पर जो कि इसके सीएम है। और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक तो है शिमला, है ना, एक तो है शिमला और एक कौन सी है? धर्मशाला। कौन सी है? धर्मशाला है। ठीक है, शिमला में ही आलू अनुसंधान केंद्र है। हमारे भारत का आलू अनुसंधान केंद्र जो कि है, मतलब कि पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है हमारे भारत का, है ना, वह कहाँ पर है? वह शिमला में ही है। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की दोनों राजधानियों में से एक है। और हिमाचल प्रदेश में ही शिपकिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में ही क्या है? शिपकिला दर्रा है। और शिपकिला दर्रा एक त्रि जंक्शन पॉइंट माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? त्रि जंक्शन पॉइंट जो कि है यह आपका माना जाता है। ठीक है, चलिए खैर आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देन नेक्स्ट अपना, नासकॉम की स्थापना कब हुई है? ठीक है, नासकॉम की स्थापना कब हुई है, यह आप लोगों को आंसर करके बताना है। नासकॉम की स्थापना, बिल्कुल सही कहा लोकेश कुमार जी, कुफरी में है शिमला के। चलिए खैर, नासकॉम की बताएंगे स्थापना। नासकॉम की बात करते हैं। नासकॉम, ठीक है, नासकॉम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, कॉम से क्या है? कंपनी। ठीक है, कॉम से क्या है? यहाँ पे कंपनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इसकी फुल फॉर्म, नेशनल, ठीक है, क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। और आप लोगों से इसके, ठीक है, आप लोगों से क्या है? इसके पूछे गए है स्थापना के बारे में। बिल्कुल सही, 1988, बिल्कुल सही, 1 मार्च 1988 में क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ के चेयरमैन भी बताइए जरा कि यहाँ के प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चेयरमैन कौन है। इसके साथ ही अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करती हूँ, इसके मुख्यालय की बात करती हूँ कि कहाँ पर है। ठीक है, इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सो जल्दी से बताएंगे यहाँ के चेयरमैन कौन है, जो कि मैंने आप लोगों से पूछे हैं।
चेयरमैन कौन है? केशवी आर मुरुगेश। ठीक है, यहाँ के चेयरमैन कौन है? केशवी आर मुरुगेश क्या है? यहाँ के चेयरमैन है। ठीक है, कहाँ के? नासकॉम के। ठीक है, कहाँ के? नासकॉम के, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। क्लियर है चीजें? चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि प्रसिद्ध भारत माता की पेंटिंग जो कि जयपुर हाउस नई दिल्ली में रखी है, उसे किसने बनाया है? उसे किसने बनाया है, यह बता दीजिएगा। यहाँ पे जयपुर का नाम लिया गया है, तो चलिए क्यों ना हम लोग जयपुर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जानते हैं आप लोग बिल्कुल, ये जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान समय में भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कितनी साइट है? 38 विश्व धरोहर स्थल हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में, जिसमें से आपके 30 जो कि है 30 तो है आर्टिफिशियल, 7 जो कि है वह है नेचुरल, और एक क्या है? एक है मिक्स्ड। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल भी है और नेचुरल भी है, तो ये कुछ रेशो है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे भारत के 2 शहरों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, हमारे भारत के 2 शहरों को भी शामिल किया गया है, जिसमें से सबसे पहला शहर जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला बना था वह अहमदाबाद बना था। ठीक है, पहला शहर। और दूसरा कौन सा बना था? दूसरा बना था जयपुर। दूसरा कौन सा बना था? दूसरा बना था जयपुर। इसके साथ ही एक लिस्ट निकाली गई है, जिसमें देखा गया है कि पानी की कमी होने वाले शहर कौन कौन से हैं, और उस लिस्ट में हमारे भारत के 30 शहरों का नाम आया है कि आने वाले समय में भारत के इन 30 शहरों में बहुत जल्दी ही पानी की कमी हो जाएगी, है ना। तो उस लिस्ट में सबसे टॉप पर जिस शहर का नाम आया है वह जयपुर है। ठीक है, वह कौन सा है? जयपुर है। खैर चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर क्या होगा आप लोगों का? अविंद्र। ठीक है, क्या होगा आपका? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? मैंने आपको विश्व धरोहर स्थल के बारे में बताया है, रामसर साइट के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, रामसर साइट के बारे में नहीं बताया है मैंने आप लोगों को। रामसर साइट 41 है। अच्छा, 4 शहर के बारे में शामिल किया गया, कोई नहीं। चलिए आगे हम लोग करते हैं द नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। लीबिया के हथियार एम्बार्गो को लागू करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ऑपरेशन इरीनी शुरू किया है। लीबिया की राजधानी क्या है, यह आप लोगों को बताना है। लीबिया की राजधानी क्या है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, लीबिया की राजधानी आप लोग बताएंगे कि लीबिया की राजधानी क्या है। लीबिया की राजधानी बताएंगे आप लोग कि लीबिया की जो कि राजधानी है वह क्या है। लीबिया की राजधानी, बिल्कुल सही, लीबिया की राजधानी की बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे? ट्रिपोली। क्या है? ट्रिपोली जो कि है वह लीबिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? लीबिया की राजधानी है। चलिए आगे फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं द नेक्स्ट कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, यह आप लोगों को आंसर करके बताना है जल्दी से। ठीक है, बताइएगा। बताएंगे आंसर करके, क्या आंसर होगा आप लोगों का कि विश्व तपेदिक दिवस आपका कब मनाया जाता है। और इसके बाद आपको पता है कि आपको कहीं जाना नहीं है, इसके बाद आपकी पॉलिटी की क्लास होगी नितिन सर की, तो इसके तुरंत बाद ही आपको पॉलिटी की क्लास अटेंड करनी है, जो कि अभी हम लोग ये वाला अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 11:30 पर आपकी क्या होगी? पॉलिटी की क्लास शुरू हो जाएगी, तो अपनी पॉलिटी की क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। एंड अपनी क्लास का जो स्टैटिक जीके की क्लास का जो टाइम है वह है 10:45 AM है। ठीक है, 10:45 AM है, तो आपको क्लास में आ जाना है। इससे पहले बायो की क्लास चलती है,
तो बायो की क्लास भी अटेंड किया कीजिए, मतलब कि एक रेगुलर, पहले मैथ, फिर रीजनिंग, फिर बायो, फिर स्टैटिक, फिर पॉलिटी, तो रेगुलर आपको बने रहना है क्लास में। खैर चलिए, यहाँ पे आप लोगों को किसके बारे में, विश्व तपेदिक दिवस के बारे में पूछा गया था, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 24 मार्च। 21 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका क्या मनाया जाता है, फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट डे के रूप में यह आपका मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करते हैं तो यह आपका वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपका मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, मतलब कि शहीद दिवस, ठीक है। 21 मार्च को विश्व जंगल दिवस के रूप में, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में, और 24 मार्च को हम लोगों ने अभी देखा है ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। और इसके साथ ही 21 नवंबर को टीवी, ठीक है, टीवी देखने वाला डे आपका मनाया जाता है। चलिए खैर, क्लास को हम लोग लास्ट कर रहे हैं, कल मिलते हैं अपने ही टाइम पर, तो आ जाइएगा आप लोग, ठीक है। 10:45 एंड इसके बाद आपकी पॉलिटिक्स क्लास शुरू होने जा रही है नितिन सर के साथ में, तो क्लास को अपनी अटेंड कर लीजिएगा। चलिए, क्लास अच्छी लगी है सो लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।